वॉइस यार, सर की वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे सेलिब्रेट करने के बाद। कैसे रिकॉर्ड करोगे बोलो? हाँ, इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड इसका अलग रिकॉर्ड करो। हाँ, लेवल पे जाएगी। दोनों ये बताओ अभी नॉर्मल आवाज आने दो ना। अभी किसी इसके लगाएंगे आप, नॉर्मल आवाज आने दो। हाँ, पता नहीं लगा। सर की रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी। हाँ, सिर्फ लगा देंगे। अभी जनरल रहने दो, क्योंकि अभी कौन भैया बोलेंगे वहाँ। अभी जनरल रहने दो ना। खरीद के ले आए, खरीद के मिल जाएगी कहीं, सर के लेक्चर तक तो आ जाएगी। थैंक यू बच्चों। मैं अपनी छात्राओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे जो मेहमान हैं उनके स्वागत में स्वागत गीत भी प्रस्तुत करें। बीएड की छात्राएं।
स्वागतं 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 थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस स्वागत घड़ी में मैं अपने साथियों को आवाज़ देती हूँ कि वो यहाँ पर हम लोगों के जो गेस्ट आए हैं उनका स्वागत करें, मेमेंटोस देकर, शॉल उड़ाकर और बुके देकर। मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले प्रोफेसर अरशद रिजवी सर को, ललित सर को, जहांगीर सर को और अजीता मैम को कि कृपया वो मंच पर आएँ और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र मिश्र जी, कृपया उनको, पुष्कर मिश्र जी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बार बार पुष्पेंद्र मिश्र सर को बोलती हूँ, पुष्कर मिश्र सर को आकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर ललित कुमार सर, डॉक्टर अब्दुल लतीफ सर, डॉक्टर विनय कुमार शर्मा सर, डॉक्टर राजीव पाल सर, डॉक्टर राजीव सर, डॉक्टर विनय सर, जोरदार तालियों से हमारे रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर साहब का स्वागत, अभिनंदन। मैं विनय शर्मा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर का बैच लगाकर स्वागत करें। बैच लगाकर इसके साथ ही मैं प्रोफेसर कुसुम लता मैम, प्रोफेसर कुसुम लता मैम, डॉक्टर जहांगीर सर, डॉक्टर वी के राय सर, डॉक्टर मुजाहिद अली सर, प्रोफेसर मीनाक्षी गुप्ता मैम, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया डाइस पर आकर हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन साहब का स्वागत करके अभिनंदन करें इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राजीव पाल सर के साथ अभिनंदन में शामिल हूँ और इसके साथ मैं एक बार फिर सर का, जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन साहब, जो झारखंड जम्मू कश्मीर के वीसी भी रह चुके हैं और फिलहाल AMU में कार्यरत हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे सेमिनार में।
और इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे साथी डॉक्टर अरुण कुमार सर से, हमारे लाइब्रेरियन श्री श्याम सिंह जी से, हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर एस यादव जी से, डॉक्टर मुजाहिद अली सर से, डॉक्टर वीके राय सर से कि वो कृपया स्टेज पर आएं और हमारे आज के की नोट स्पीकर प्रोफेसर तारिक मुर्तज़ा साहब का अभिनंदन स्वागत में हमारे साथियों का हाथ बटाएं। और इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ ये स्वागत आपकी तालियों से भी प्रदर्शित हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और सभी का बहुत बहुत स्वागत खैर-मक़दम। मैं अपनी साथी प्रोफेसर श्रीमती विद्या मैम, डॉक्टर रेणु मैम, डॉक्टर नेहा नागपाल, डॉक्टर वंदना शर्मा मैम सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, डॉक्टर खुशबू मैम, शाहिदा मैम, डॉक्टर माया, आप सभी लोग कृपया मंच पर आएं और हमारी प्राचार्य महोदय डॉक्टर जागृति मदान ढींगरा मैम का स्वागत में हमारे साथियों का हाथ बटाएं। इधर देखें, इधर देखें, सर मैं अब्दुल वारी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आएं। अब्दुल लतीफ सर, नासिर सर, मोदित सर, कामिल सर, सभी लोग मंच पर आए और इस स्वागत की घड़ी के साथ खड़े हो। डॉक्टर अब्दुल लतीफ सर, डॉक्टर जहांगीर सर, प्लीज सभी लोग मंच पर आए और इस स्वागत की बेला में सब लोग साथ खड़े होकर एक फोटोग्राफ। और मैं एक बार फिर से प्रोफेसर सीमा मैम और हमारी और सभी जो महिला साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज स्टेज पर आए और हमारी प्राचार्य महोदय का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर विनय शर्मा जी और डॉक्टर राजीव पाल जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे आज के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर वीके राय साहब का बैज लगाकर और पुष्प कली देकर उनका स्वागत करें। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर अरुण कुमार जी और डॉक्टर घनश्याम सरोज जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मुजाहिद अली, घनश्याम सर प्लीज, डॉक्टर मुजाहिद अली सर जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं, मैं दरख्वास्त करूँगी कि उनका भी स्वागत किया जाए। और इसके साथ ही जो हमारे मेहमान हैं आज के स्पेशल गेस्ट सब आए हुए, जो डॉक्टर एजाज सर, डॉक्टर अभय सर, डॉक्टर विनीता मैम, डॉक्टर ईश्वर सुल्ताना मैम, डॉक्टर जहीर साहब, इन सबके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अरविंद सर, डॉक्टर नितिन सर, डॉक्टर राजेश सर, डॉक्टर लतीफ सर, डॉक्टर जहांगीर सर, डॉक्टर इरम मैम, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग आगे आए और बैच लगाकर और पुष्प कली प्रदान करके इन सब का स्वागत करें। हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर कय्यूम सर के बेटे भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम का ऑर्डर हुआ है कि उनका भी स्वागत करवाइए। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं किधर हैं,
पीछे हैं वो आगे आ जाएं, ज़रा प्लीज़ आगे आ जाएं। उमेर साहब, मैं अनुरोध करता हूं अमजद साहब से उनका स्वागत करें बैज लगा करके। अमजद साहब, राजू साहब आ जाएं। राजू साहब आ जाएं। कैलाश जी भी बैठे हुए हैं हमारे, कैलाश जी का भी स्वागत किया जाए। पाल साहब से अनुरोध करता हूँ कैलाश जी का भी स्वागत करें। रजिया मैडम और तमाम जो हमारे मेहमान हैं सभी का, हमारे साथीगण बिनी संकोच सब स्वागत करें। हम सब ऑर्गेनाइज़र हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस लिस्ट से छूट रहे हैं, उनका सबका स्वागत करते हैं प्लीज़। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके नेक्स्ट चरण में जाएंगे। उससे पहले मैं 2 पंक्तियां आप लोगों की इजाजत हो तो कहना चाहूंगी। कल मेले में एक 76 साल का बूढ़ा मुझे मिला। कल मेले में 76 साल का एक बूढ़ा मुझे मिला, बिल्कुल खामोश और बहुत कुछ उलझा सा। कल मेले में 76 साल का एक बूढ़ा मुझे मिला, बिल्कुल खामोश और बहुत कुछ उलझा सा। नई रविशों को कुछ समझता सा, नई रविशों को कुछ समझता सा और पुरानी धरोहरों को मुंह खोल के ताकता सा। मैंने पूछा बाबा कौन हो तुम? मैंने पूछा बाबा कौन हो तुम? उस बूढ़े ने सर झुकाकर कहा हिंदुस्तान। और ये मेरे द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ थी। इसके साथ ही मैं दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियाँ और जोड़ूंगी और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो हमारी किताबें हैं उनका आज रिलीज़ होना है, उनके वो रिलीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के सेमिनार की जो सॉवनिर है और जो किताब हम लोगों ने संपादित की है, इसके साथ ही हमारी प्रोफेसर कुसुमलता मैडम की भी एक किताब है, कृपया उसका इजरा किया जाए, उसे रिलीज़ करने की मैं दरख्वास्त करती हूँ। सभी से निवेदन है प्रोफेसर कुसुम मैम प्लीज़ ऊपर आ जाएँ क्योंकि आपकी किताब है। और मुजाहिद अली सर और हमारे BK राय सर जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है क्योंकि उन्होंने भी संपादित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, कृपया वो भी डायस पर आएँ और इस कड़ी में अपना योगदान प्रदान करें। हमारे मीडिया कर्मी प्रोफेसर मिस्टर सद्दाम हुसैन साहब हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर अमजद खान साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उनका स्वागत करें। डॉक्टर नीलिमा मैम बिलासपुर कॉलेज से आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। स्टूडेंट्स के पास में थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी गेस्ट हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन एक बार फिर से। और इसके साथ मैं अपने साथी डॉक्टर BK राय सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ डाइस पर आएँ और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें।
उससे पहले मैं अपनी प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो डाइस पर आएँ और वेलकम स्पीच देकर हमारे सभी साथियों का, हमारे जितने भी गेस्ट डिग्नेटरीज हैं यहाँ पर प्रेजेंट होगा, स्वागत करें, वेलकम करें, खैर मकदम करें डॉक्टर जागृति मदान ढींगरा। Good morning, everyone. Respected dignitaries, esteemed guests, faculty members, and dear students. A very warm welcome to everyone present here today. It is truly an honor to stand before you in the inaugural session of the National Seminar on Meri Mati, Mera Desh, a joint narrative of nationalism and progress. This topic holds immense significance for all of us. Launched on August 9, 2023, the concluding event of Azadi Ka Amrit Mahotsav, this initiative is more than just a campaign. It is a heartfelt tribute to our nation's rich heritage, unity, and the sacrifices of countless individuals who have shaped our present and continue to protect our future. I hope that this seminar becomes an opportunity to discuss, learn, and pledge our efforts towards making India stronger in every field: education, environment, science, and economy. I also hope that this seminar reignites our commitment to the vision of a self-reliant, developed, and a united India. With this thoughtful thought, I would like to welcome and thank our very own Professor Amit Bhardwaj, Director Higher Education, and our Chief Patron. Due to certain unseen circumstances, he is unable to be present today, but he will surely join us on the VC today. I really like to thank him from the bottom of my heart, without whose blessings and encouragement this would not have been possible. Next in line, I would like to welcome our chief guest of the day, Professor Qayyum Hussain, a distinguished biochemist and esteemed academic leader. Professor Hussain completed his BSc Honours in Chemistry in 1980, followed by an MSc in 1982, MPhil in 1984, and a PhD in Biochemistry in 1987, all from Aligarh Muslim University. He began his career at AMU in 1987 as a lecturer in the Department of Biochemistry. Over the years, he advanced to the position of reader in 1997 and that of a professor in 2005. In recognition of the scholarly contributions, Professor Hussain was awarded the Dart Fellowship, allowing him to conduct research at the University of Constance in Germany from June 1992 to September 1994. Beyond his tenure at AMU, he served as professor and head of biochemistry at Jazan University in Saudi Arabia from April 2011 to August 2014. In April 21, Professor Hussain was appointed as the Vice Chancellor of Cluster University Srinagar, where he served a 3-year term. Throughout his career, Professor Hussain has supervised numerous students, including 17 PhD candidates, and has published over 140 research and review articles in peer-reviewed international journals. His research interests encompass enzyme technology, food and environmental biotechnology, and clinical biochemistry. It is indeed a great honor to have you and your learned present among us. I would also like to introduce our special guest, Dr. Pushkar Mish, the esteemed director of Rampur Raza Library and Museum. Dr. Mishra is a distinguished educationist and the founder of Ashram Parampara.
He earned his PhD from the JNU, the Jawaharlal Nehru University, and has dedicated his career to the preservation and promotion of India's rich cultural heritage. Since his appointment as director of the Rampur Raza Library in March 24, Dr. Mishra has been instrumental in showcasing the library's invaluable collections. Under his leadership, the library has organized exhibitions featuring rare manuscripts, including early copies of the Holy Quran, some dating back to the 7th century AD. Dr. Mishra's commitment to education and culture is evident in the active participation in the various cultural festivals. Notably, he represented the Rampur Raza Library at the Sanskritik Mahotsav in Gwalior in 2025, highlighting the institution's contributions to India's artistic and literary traditions. Thank you so much, sir, for gracing this occasion with your presence. I would also like to introduce and extend my warmest welcome to our keynote speaker, a man with such a good humor, Professor Syed Tariq Murtaza. He is a distinguished academic in the Department of Physical Education at AMU. He holds a PhD and qualified the National Eligibility Test. His areas of expertise include anatomy and physiology for the physical activity, adapted physical education, sports psychology, kinetometry, and sports psychology. Professor Murtaza began his academic career at AMU in March 1997 as a lecturer and was promoted to senior lecturer in 2003. He has been instrumental in developing 80 hours of e-content in physical education for undergraduate students under the National Mission on Education through Important and Communication Technology, a project successfully submitted to the Ministry of Human Resource and Development. In recognition of his efforts to promote a positive lifestyle, especially among rural populations, he was awarded the fellowship of the Rural Health Society in Kolkata in 2009. He is also a life member of the Indian Red Cross Society, the National Association of Physical Education and Sports Science, the International Physical Activity and the Environment Network, and also the Indian Association of Sports Anthropometry. Professor Murtaza's research spans various disciplines focusing on the broader role of sports in society. His recent work includes e-content generation, sports well-being, and disabilities supported by major research projects funded by the University Grants Commission of India. Professor Murtaza's extensive experience, multifaceted interests, and his ability to lead students in participating in constructive programs and extracurricular activities makes him a valuable asset to the academic community and a guiding force for students as his approach is aimed at their holistic personality development. I welcome you, sir. Now, with the vigor and enthusiasm, let us officially begin this seminar. And over to Dr. Rai, sir. Please come. Richard Rai, sir. हमारे डायरेक्टर साहब, जैसा कि मैम ने बताया कि किसी वजह से हम लोगों के साथ आज यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने वायदा किया है कि वो ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे, तो मैं अपनी प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर भारद्वाज जी, प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ यूपी हायर एजुकेशन है, if he is available. 10 minutes. Okay. Meanwhile, I am requesting to Dr. V.K. Rai sir to present the theme of today's seminar. Dr. V.K. Rai sir. धन्यवाद मैडम, आदरणीय मंच,
और सामने बैठे प्राचार्य, आचार्य और विद्वज्जन। यद्यपि हम लोगों के संचालन में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, थीम मुझे पहले रखना था, इसके बाद मैडम को आना था और मैडम ने सारा परिचय दे दिया है, तो अब मुझे किसी के बारे में कुछ बताने का नहीं रह गया है। तो जहाँ तक मेरी माटी मेरा देश, राष्ट्रीयता एवं विकास की संयुक्त गाथा, यह जो थीम है, यह विषय चुनने के पीछे हम लोग कभी बैठा करते थे, मैडम थी मुजाहिद साहब थे, हम लोग बैठा करते थे और भारतीय संस्कृति पे चर्चा होती थी। उसमें जो है वेद पुराण अन्य उसमें बातें होती थी, जिसमें यह निकल गया है कि हमारा वास्तविक इतिहास तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारी लोक परंपराएं हैं, हमारा लोक साहित्य है, हमारे लोकगीत हैं, उसमें हमारा वास्तविक इतिहास जो है छिपा हुआ है। और अब वह समय आ गया है कि जो युवा पीढ़ी यूरोपियन उसको देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, उनसे हम जो है अपने संस्कृति से उनसे परिचय कराएं और यह बताएं कि हम कितनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से हम ओतप्रोत रहे हैं। और इस क्षेत्र में जब हम लोग अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो एक शब्द आता है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता, हम लोग राष्ट्रीयता में अपने आप को बहुत पीछे मानते हैं। जब किसी राष्ट्र की परिभाषा आती है तो हम यूरोप की तरफ देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीयता यूरोप के संदर्भ में उसकी परिभाषा यूरोप के संदर्भ में आती है। तो हम लोग जो अपने को लगता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि यूरोप में जो राष्ट्र का जो गठन हुआ, हम लोग देखते हैं कि एक जाति, एक भाषा, एक धर्म के आधार पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उनका गठन हुआ और हम विविधताओं से भरे पड़े हैं। हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है, इतनी हमारी भाषाएं हैं, इतने सभी धर्मों का अगर यह कहा जाए संगम हमारा है, तो सभी धर्म हमारे पास हैं, अनेक जातियां हैं और इससे हम जो है वहाँ अपने को पिछड़ा सा महसूस करते हैं। किंतु जब हम राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो निश्चित ही कैरी ब्राउन ने राष्ट्रीयता को बड़े उसमें परिभाषित किया, जिसमें हम अपने हिंदुइज्म में इसको देखने का प्रयास करते हैं। जब हिंदुइज्म की बात करते हैं तो कैरी ब्राउन की यह परिभाषा, जिसमें वो कहते हैं कि आज हम जिस संस्कृति को हिंदू संस्कृति के रूप में जानते हैं और जिसे भारतीय सनातन धर्म या शाश्वत नियम कहते हैं, तो वह उस मजहब से बड़ा सिद्धांत है जिस मजहब को पश्चिम के लोग समझते हैं। कोई किसी भगवान में विश्वास करे या किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करे, फिर भी वह हिंदू है। यानी भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, उसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अब जो हिंदुइज्म की जो यह परिभाषा है, वह हम लोग देखते हैं कि जो शिवाजी महाराज की बात होती है, उनका जो हिंदू पदपाशाही का जो विचार था, उस विचार में यह चीज निहित है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वह कहते हैं कि अन्य धर्मों के प्रति भी आदर के सम्मान की भावना, आदर और सम्मान की भावना, शत्रु की स्त्रियों के प्रति भी अतीव सम्मान, और इसके साथ साथ जो सैनिक प्रस्थान के समय सैनिकों को जो है खड़ी फसलों को नुकसान न पहुंचाने संबंधी जो आदेश था, वह जो है हमारे हिंदुइज्म को प्रदर्शित करता है, हमारे हिंदू संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अब जब आधुनिक समय में हम वर्तमान में बात करें राष्ट्रीयता की, तो राष्ट्रीयता को राष्ट्र की मानी उस मिट्टी की नहीं होते जिस पर वह राष्ट्र बसा हुआ है, न उस आकाश के होते हैं जो उस पर छाया हुआ है, न उस धन के होते हैं जो उसके पास एकत्रित है, किंतु उस वचन और कृत के माने राष्ट्र होता है जो उसके निवासियों के जीवन से निकली है, उन्मेष बनकर आती है और इतिहास बनकर ठहर जाती है। और यह आदर्श जो भावना है, वह हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जब जेल में बंद थे, तो उस समय वह सन का सूद काट रहे थे। जब सूद काट रहे थे तो जेलर ने उनके ऊपर व्यंग कसा, कह रहे भाई पंडित जी क्या ये ढेर लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा ढेरा मत बोलो, यह मेरा व्रत पूजन है, तन नहीं बन भारतीयों के मिलाता हूँ और विश्व बांधने को यह प्रेम बंधन बनाता हूँ। और यही चीज हमारे ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में हम लोग देखते हैं, जिसमें ऋषियों ने संपूर्ण जगत को एक रूप में देखा है। यानी जो वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा मतलब भाव है, जो विचार है, वह हमारी राष्ट्रीयता है, वह हमारा हिंदुइज्म है और वह हमारा जो हिंदू संस्कृति है। अब जब इस संस्कृति की हम लोग बात करते हैं, इस संस्कृति की जो हम लोग बात करते हैं, तो उसमें
प्रकृति के प्रति अतिशय लगाव की बात होती है। वृक्ष और जल के संरक्षण का महती भाव इसमें दिखाई देता है। नारी के प्रति सम्मान और समानता की भावना इसमें निहित है। धार्मिक सद्भाव की भावना है। खान पान, रहन सहन, अध्यात्म की अद्वितीय परंपरा जो है हमारी संस्कृति को सबसे जो है अलग और समृद्ध बनाती है। अब जब हम लोग अपने प्रकृति के प्रति लगाव की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग वेदों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे जितने देवता हैं वह प्रकृति से ही संबंधित हैं। चाहे हम आकाश की देवता की बात करें, अंतरिक्ष की देवता की बात करें, या चाहे पृथ्वी की देवता की बात करें। और इसके बाद आज सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी योजनाएं क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के वृक्षों के संरक्षण की बात चल रही है, जल के संरक्षण की बात चल रही है। इसके साथ साथ नारी सशक्तिकरण के लिए मतलब कि प्रयास हो रहा है। और इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे वेद, हमारे मतलब की जो परंपराएं हैं, हमारा जो लोकगीत है, इसे वो जो है समृद्ध करता है। तो अब वृक्षों और वनस्पतियों के प्रति अगर यदि हम लोग देखें तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 15वें सूक्त में प्रकृति एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन की बात कही गई है। वैसे ही ऋग्वेद में वृक्षों को उखाड़ने को निषेध किया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि वायु को प्रदूषण मुक्त करने में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे ही आगे अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि जिस पृथ्वी पर नाना प्रकार के वृक्ष और नाना प्रकार के वनस्पति सहस्त्रों प्रकार से सदा स्थिर नित्य रूप से विराजते हैं, उस समस्त जगत और समस्त पदार्थों को धारण करने वाली पृथ्वी की हम स्तुति करते हैं। अब अगर हम अपनी मान्यताओं परंपराओं की बात करें तो देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एरिया में हरिशंकरी और त्रिवेणी का वृक्ष लगाना बहुत ही पुण्य का माना जाता है। हरिशंकरी वृक्ष में और त्रिवेणी में, हरिशंकरी में आता है पीपल, बरगद और पाकड़ का वृक्ष आता है, और त्रिवेणी में हम बात करते हैं पीपल, पाकड़ और नीम की बात करते हैं, पीपल, बरगद और नीम की बात करते हैं। इन तीनों पेड़ों को एक ही जो है क्या बोलते हैं गड्ढे में एक साथ लगाना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। और इन वृक्षों को यदि हम आज के आधुनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है बड़े ही, नीम की बात तो अभी आगे हम लोग चल के अभी हम करेंगे, तो ये सभी वृक्ष जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले, पर्यावरण प्रदूषण को भगाने वाले, और इसके साथ साथ यह कहा जाए तो रोगनाशक और अन्य औषधीय गुणों से युक्त है। अब इसी में हम लोग पाते हैं कि पद्म पुराण में हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग बड़े तकलीफ में हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, वह बताता है कि शनि की ढैया 7.5 है, तो ऐसे में हम ज्योतिष यह सलाह देता है कि आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे जाएं सुबह और 1 लोटा जल चढ़ाएं, वहाँ जो है तिल का तेल जो है मतलब कि दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें और 108 बार जो है ओम नमो भगवते वासुदेवन वाय नमः का जाप करें। उस जाप से क्या होगा कि आप जो है मतलब उस जो दुख है उस दुख से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यह एक चलन में ऐसे हम लोग समझते हैं कि पंडितों का या किसी का मतलब यह बताया गया अपने लिए जो है वो बताए होंगे कि उनको कुछ लाभ हो, किंतु पद्म पुराण में मतलब इसका उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को देखकर प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ती है, तथा उसके जो इसके नीचे बैठकर धर्म कर्म करता है उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। जो मूर्ख व्यक्ति पीपल के वृक्ष को काटता है उसे इस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं है। हम लोगों के परिवारों में शुरू से ही बचपन से इस बात को मतलब सिखाया जाता है कि पीपल के पत्ते को भी आप कभी मत तोड़िएगा, और घर भले टूट जाए, पीपल अगर जम गया, लेकिन उसे हम लोग कभी मतलब काटते नहीं हैं। तो यह चूंकि पीपल के गुणों के कारण ही ऐसी व्यवस्था की गई है। अब हमारे लोकगीतों में इन चीजों को स्थापित किया गया कि किस वृक्ष को किस जगह लगाया जाना चाहिए। और इसमें बड़ा अच्छा एक विदाई गीत है पूरब में कि अमवा लगैहा बाबा बारी बगैचा, कि निमिया लगैहा दुआर, पिपरा लगैहा बाबा पोखरा, की गोड़िया लगैहा बसवार। बहुत लोग गोड़िया के बारे में जानेंगे नहीं, गोड़ा क्या चीज होता है। और अमवा सयान होई फरिहा ए बाबा, निमिया देई जुड़ छाव, पिपरा के पेड़वा पर परिहा झुलवा, की बसवा बिरनवा के बाग। बिरनवा यानी भाई। तो हमारे लोग
चलिए आगे इसको शुरू में कर देंगे। तो हम लोग जब पता नहीं पश्चिम में क्या है, पूरब में हम लोग देखते हैं जो गांव की बसावट है, वह गांव की बसावट ठीक इस गीत के अनुरूप ही गांव की बसावट है। गोड़े यानी जो गांव के किनारे की जो मतलब जमीन बोली जाती है उसे गोइड़ा बोला जाता है। हम लोग देखे अपने बचपन से कि चारों तरफ बसवार रहा, हम लोग का बसवार जो है मतलब एकदम गांव के किनारे रहा है। उसके साथ साथ और बांस का आज लगता है कि कम महत्व हो गया होगा, लेकिन पहले बांस का मुझे लगता है मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व रहा। घर का निर्माण हर चीज मतलब बांसों से ही होता था। इसके बाद आम के बारे में कहना है कि लोग 4-5 महीना जो है आम से ही लोगों का मतलब जीवन चलता था। आर्थिक महुआ और आम ये आर्थिक जीवन का एक तरह से आधार था। महुआ से अनेक व्यंजन बोलते थे, जिसमें मीठी पूड़ी की तरह महुहर बोला जाता था। महुआ का लट्टा था जो तीसी और महुआ को मतलब भून करके बनाया जाता था। महुआ की लपसी हुआ करती थी। इसी तरह से हम लोग देखें कि आम से आम जो ही मतलब उसका टिकोरा हम लोग बोलते हैं, यहाँ से शुरू हुआ, चटनी शुरू हुआ, खटाई शुरू हुआ, और इसके बाद पका आम तो आदमी खाता था। पूरब में आम पना का बहुत ही महत्व रहा है, आम पना साथ खाने का। और उसके बाद क्या होता था, पका आम जो बच जाता था उसको गाड़ते थे और कपड़े पे बिछा देते थे। और पहले तो सब्जी होती नहीं थी, जो ही पानी बरसता था सारी की सारी सब्जियां जो गल जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था, वह है अमावट, जिसको अमावट बोलते थे, सूख जाता था, उसको पानी में भिगो देते थे, थोड़ा उसमें गुड़ मिलाते थे, और उसके साथ जो है कम से कम 2-3 महीने जो है अमावट से वह जो है उनका तीवन होता था। और ऐसे ही अचार तो आम का हम सभी जानते हैं कि जीवन भर जो है व्यक्ति हमेशा अचार लोगों के घर में आम का रहता ही था। अब नीम द्वार में हम लोग गांव में देखते हैं कि लोगों के अहाते में ही नीम का पेड़ दिखाई देता है, बाहर नीम का पेड़ कम दिखाई देता है। गांव के अंदर तो ऐसे जैसे एक होली गीत में है कि निमिया लहरिया जोर गोरी तोरे अंगना, निमिया लहरिया जोर गोरी तोरे अंगना, केहरो ले आवे हो काली रे बदरिया, आ केहरो ले आवे घटा घोर गोरी तोरे अंगना। तो पूरब ले आवे हो काली रे बदरिया, अब पश्चिम ले आवे घटा घोर गोरी तोरे अंगना। यानी जो मतलब कि जो गीत बनाया गया है कि गोरी यानी उस स्त्री के जो घर में मतलब कि नीम के वृक्ष की विवेचना हो रही है। यानी यह नीम के पेड़ का एक और बड़ा अच्छा हम लोग ये गीत गाते हैं, क्या बोलते हैं, माता का गीत गाते हैं कि हम तो से पूछिला निमिया के पेड़वा हो कि क्यों ने गुणवाना, तोरी ठंडी ठंडी बयरिया हो कि क्यों ने गुणवाना। उसका फिर आगे कहे हमारी ही डलिया मैया डालली झूलुआ हो कि यही गुणवाना, हमारी ठंडी ठंडी बयरिया हो कि यही गुणवाना। तो नीम का जो सद है, जो तासीर है, वह क्या ठंडा है। इसलिए जो हम लोग देखते हैं कि नीम चेचक होने पर क्या होता है कि नीम के डंठल से ही, पत्तियों से ही उसे सहलाया जाता है, हाथ से नहीं छुआ जाता है। जिस बिस्तर पर लोग सोते हैं उस पर नीम की पत्तियों को डाल दिया जाता है, उसी पर वो सोते हैं। इसके साथ साथ नीम के औषधीय गुणों की तो बात ही किया जाए, पत्ती डंठल बहुत कम लोग जानते हैं। निमावट के बारे में बहुत कम लोग सुने होंगे, शायद इधर बैठे हुए बुजुर्ग लोग ज्यादा मतलब सुने होंगे निमावट के बारे में। अरे बुजुर्ग श्रेष्ठ मनुष्य। तो पहले जो पुराने पेड़ हो जाते थे उसमें जो है गर्मियों के दिनों में रस चूने लगते थे, उस रस को लोग इकट्ठा करते थे, और वह रस जो जिसे आज के युग में साफी बोलते हैं, तो उस रस को लोग पिया करते थे। वह जो है ब्लड शोधन का काम और नीम और हल्दी, आज हम लोग नीम हल्दी को लेकर के हजारों साल से, मुझे लगता है कि जब हम लोग सिंधु सभ्यता को इतिहास में पढ़ते हैं तो जो महत्वपूर्ण वृक्षों में जो चर्चा होती है वो पीपल की होती है, नीम का, बबूल का, केले के वृक्ष का और खजूर की चर्चा मतलब हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख। उसमें हमारे चलिए तुलसी तो इन वृक्षों की जो है सब उल्लेख, इन वृक्षों का उल्लेख मिलता है। तो इसके आधार पर यह व्यक्त किया जाता है कि यह जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष रहे होंगे, इसलिए उनकी वो पूजा करते रहे होंगे। हल्दी और नीम,
हजारों साल से, कई हजार साल से हमारे मतलब कि क्या कहा जाए, लोक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण जो है विषय रहा है। और हम लोग देखते हैं कि शादी विवाह के अवसर पर हल्दी लगता है। हम लोग हल्दी के बारे में बहुत नहीं जानते हैं कि वो हल्दी क्यों मतलब कि लगाई जाती है, उसका क्या महत्व है, और उस पर अनेक गीत हैं। अब अगर गूगल सर्च किया जाए तो आज के समय में बहुत चीजें मिल जाती हैं कि इसमें जो है अरे आवाज आ जाएगी इसमें। तो हल्दी जो है बहुत ही, हल्दी क्यों लगाई जाती है इस पर चर्चा हो रही, मैं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि या कोई जो है शादी विवाह के अवसर पे जो अब तो कार्ड का वितरण हम लोग व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं। पहले लिखित चिट्ठियां जाती थी नाव के हाथ से, जिसे हम लोगों की तरफ ठाकुर बोला जाता था, वो ले करके जाते थे। तो उस पर हम लोग देखते थे कि उस अच्छा सुपर नहीं सर, वो भी जाता था उसमें रक्षा बांध करके, तो उस पर हल्दी जरूर छिड़का जाता था। अब हल्दी का ये विशेष फायदा जब कोरोना काल आया तो उसमें हम लोगों को पता चला कि उसके एंटीबायोटिक्स जो उसके अंदर गुण थे, वह चिट्ठी कागज जो है, कागज में क्या क्या जीवाणु विषाणु हैं, इसके साथ साथ ये चीजें थी कि भाई वह चिट्ठी कई हाथों से होकर 2-4 दिन के अंदर जो है उस गांव में पहुंचती थी। तो उसको जो है उसके द्वारा उन जीवाणु और कीटाणुओं का मतलब कि आदमी पे नकारात्मक प्रभाव न हो, उस नकारात्मक प्रभाव के कारण उसे छिड़का जाता था, जिसे यह बोला जाता था कि शुभ के लिए जो है यह किया जा रहा है। शुभ का मतलब यही रहा कि किसी का अनर्थ न हो, कोई अस्वस्थ न हो, कोई ऐसी जो है उसको बीमारी इससे मतलब कि इसको न छू सके। तो अब क्या कहा जाता है कि जब शादी विवाह में हम लोग देखते हैं कि जो जोड़ा जो होता है वर और वधू, मुझे लगता है कि वह इतने मानसिक तनाव में होता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके ऊपर चूंकि एक नए जीवन की शुरुआत होती है, और उस नए जीवन के शुरुआत में उसके ऊपर अनेक ऐसे मतलब नकारात्मक प्रभाव आते रहते हैं। तो जहां तक हल्दी से खूबसूरती तो आएगी ही, उसके जो हल्के फुल्के दाग धब्बे होंगे वह खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्या है कि वो अवसाद से भी वह जो है रक्षा करती है। तो इसमें हल्दी के संबंध में जैसे अब होली का मौसम आ गया है, तो होली में भी इसके कई मतलब कि गीत हैं, और महिलाएं भी बड़ा अच्छा गीत गाती हैं। हाँ तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज और कल दोनों दिनों में सर से हम लोग ज़रूर लाभान्वित होंगे। उनके पास में खजाना है, जैसे कहना चाहिए, भारतीय संस्कृति का। मीनवाइल जैसा मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि हमारे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी हमारे साथ किन्हीं कारणोंवश यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाए। वो हमारे साथ में इस टाइम एवी के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सर से, जो कि अपने आप में यहाँ रज़ा कॉलेज में भी रहे हैं, और यहाँ के कई जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर उनका एक लंबा इतिहास रहा है। अपने आप में अंग्रेज़ी के बहुत बड़े विद्वान हैं और माटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए एक बहुत ही हम्बल इंसान है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर अमित भारद्वाज जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ यूपी हायर एजुकेशन है, कि हम लोग उनका अभिनंदन, स्वागत। और सर वाकई हम लोग बहुत लाभान्वित होंगे आप लोगों की जो भी सोच है और जो भी आप लोगों की अभी तक की रिसर्च है उन सब चीज़ों से। लेकिन जहाँ तक बात है मात देने की, तो मुझे लगता है कि हमारी जो संस्कृति है वो मात देने पर आधारित ही नहीं है। हमारी और राय साहब की बहुत सारी बातें होती हैं। मैं एक दिन पूछ रही थी सर प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है,
तब इन्होंने सालिग्राम जी जो भगवान जी माने जाते हैं उनका जिक्र किया और हम लोग उसके पीछे की साइंस पूछ रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमारी जो चीज़ें हैं और जो विदेश है, दुनिया है, शायद भागते 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 हाफ रही है और हम साझा संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठहरे हुए सबसे कह रहे हैं मिल के चलो, मिल के रहो, मिल के आगे बढ़ो। सभी चीज़ों में सभी जगह छाँव है, बढ़िया है। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं और सभी को साथ में चलना है। मैं बहुत इज्जत से सर ने जो कुछ भी कहा उसको अंगीकृत करने की अपने बच्चों से गुजारिश करूंगी, क्योंकि सर बहुत ही बड़े रिसर्चर हैं और आई रियली डू अप्रिशिएट व्हाटएवर द वर्क ही हैज डन टिल नाउ। और उनकी जो अभी बात थी वो बिल्कुल सच थी और वो भी यही बात है कि जो हमारे यहाँ पहले हो चुका है उसको हम देखें और उसके पीछे की साइंस को समझें। थैंक यू सो मच सर। और यही खूबसूरती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट की कि आपके विचारों में वो सब चीज़ें झलकती हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट वक्ता हैं वो भी बहुत ही ज़ोरदार स्पीकर हैं, डॉक्टर तारिक मुर्तज़ा साहब। मैं बिना ताख़ीर किए उनको दावत देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि अपने विचार हम सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर के लिए प्लीज़ खड़े हो जाइए सब लोग। ये मैंने आपके दिल की बात कही है। 3 घंटे से आप बैठे हैं, आपका घुटना और आपकी कमर और आपका कंधा और आपकी गर्दन जवाब दे गई है। राइट और रॉन्ग? राइट, ओके फाइन, वेरी गुड। एक बार हम लोग ज़रा हाथ ऊपर उठाएंगे ना, मज़ा नहीं आया, नीचे करिए, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ी देर तक बैठना है। ऐसे हाथ ऊपर उठाइए, हाँ ऐसा ऐसा, सरेंडर वाला नहीं है, ऐसा। अब ज़रा थोड़ा सा ज़ोर से हंसेंगे। नीचे कर लीजिए, हाँ एक बार फिर से। एक बार और अपनी सेहत के लिए, ठीक है, राइट। ऊपर हाथ स्ट्रेच, जो लोग कर सकते हैं वो कर लें। ऊपर हाथ जो लोग स्ट्रेच कर सकते हैं वो कर लें, ऊपर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। सामने जैसे कर सकते हैं, वेरी गुड। टेम्पल मुद्रा बनाते हुए, दिस इज टेम्पल मुद्रा, टेम्पल मुद्रा बनाते हुए ऐसा, राइट, वेरी गुड। साइड वाले को नहीं नहीं नहीं, इधर 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 इधर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट, डाउन, राइट। थोड़ा सा श्रगिंग करेंगे ऐसा, थोड़ा। जब शोल्डर ऊपर कर रहे हैं तो सांस अंदर, और कुछ करेंगे, बैठ जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। असल में मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों से जो बात करूंगा, थोड़ा सा योग के ऊपर बात करूंगा। और टॉपिक जो है वो हम लोगों ने जो डिस्कस किया और डिसाइड किया हमारी टीम ने बैठ करके, वो मेरी माटी मेरा देश से वासुधैव कुटुंबकम तक, इस टाइटल के अंडर में यहाँ पर जितना कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बातें हुई, वो इसी टाइटल के अंतर्गत हुई हैं। वासुधैव कुटुंबकम तक हम लोग लास्ट तक पहुँच पाए थे, राइट। जो लोग बाहर हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अंदर आ जाइए। अदरवाइज जो लोग पहले से हैं, दे हैव मिस्ड अ लॉट एंड दे आर गोइंग टू मिस अगेन। जो लोग हैं प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सब लोगों से, जो लोग बाहर हैं, कोई आप में से बाहर चला जाए, एक आवाज़ दे दे सब लोगों को थोड़ा सा, हाँ प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, राइट। सत्य संगम टू ऑल ऑफ यू। ये स्लाइड मेरे लिए सबसे मुश्किल होती है किसी भी उसमें, मतलब ये फॉर्मेलिटी वाली चीज़ जो है वो मुझे मतलब भाती नहीं है, आई डोंट नो क्यों। मैं ऑफिस में भी गया तो बस जा कर के फ़ौरन मैडम की टेबल पे कभी इधर कोई कागज़ उठाना, कोई इधर देखना। मैडम बोल रही है क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अपनी बहन की टेबल को देख रहा हूँ। तब ये शांत हुई, वरना अगर मैडम की टेबल को देख रहे तो इट्स अ क्राइम।
है ना, प्रिंसिपल की मैडम को देखना इज अ क्राइम, राइट। एनी हाउ फॉर्मेलिटी है तो करना है। नहीं, जागृति मैडम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ मैडम आपको कि आपने जो है वो यहाँ मौका दिया और आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ। हाँ, लोगों से नहीं, यहाँ तो जगह नहीं है क्या? अगर आगे आ जाए तो आप लोग भी आ जाइए, या इधर थोड़ा सा कर लेंगे। इस सेशन में आपको 2 काम करने हैं। बीच में याद आता जाए तो अपने आप एक आध बार मैं भी बोल दूंगा, अदरवाइज आप गहरी गहरी सांस एक बार ले लीजिएगा आप। आइए, नहीं कुर्सी रख देंगे, कुर्सियाँ रखवा देंगे सर। दी मुझे दी, मैं छोड़ दे आइए सर, यही रखवा दीजिए मैडम की। राइट। जब स्पीकर से पार्टिसिपेंट्स जब बोर हो जाते हैं, आप लोग भी कभी ना कभी यहाँ खड़े हुए होंगे और बहुत से लोग यहाँ खड़े होने जा रहे होंगे अपने जीवन में, तो बोरियत की सबसे इम्पोर्टेंट जो पहचान होती है वो मालूम है क्या है? वो हर घर की कहानी आज बन गई है कि आदमी अपना मोबाइल देखने लगता है। ऐसा इन रील्स ने हमारे धैर्य को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मतलब हमें सब्र ही नहीं है, ठक से ऊपर, ठक से ऊपर। बहुत देखेंगे तो 45 सेकंड ठक से ऊपर। अबे यार क्या हो गया ज़िंदगी को? थोड़ा ठहरा लो भाई, थोड़ी सीरियल वाली चीज़ देख लो। नहीं, पड़ोस में बीवी बैठी है, वो बेचारी दिन भर इंतज़ार कर रही थी, उससे बात कर लो। राइट। तो आप लोग भी अगर बोर हो जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे। वैसे मतलब आई एम चैलेंजिंग यू, मैं बड़ाई में चैलेंजिंग नहीं, वैसे चैलेंजिंग यू कि आप बोर नहीं होंगे और आप अपना मोबाइल भी नहीं उठाएंगे। हाँ, ज़रूरत किसी को हो जाए तो आप लोग ज़रूर उसको उठा लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। राइट। हम लोग सब लोग ये योग की जो है वो अब हम लोगों की थोड़ी सी ये गैदरिंग है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। योग प्रेयर से जो है वो हर प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चेयर के आगे हिस्से पे आ जाइए ज़रा। बैक ऑफ द चेयर प्लीज़ लीव, बैक ऑफ द चेयर। कमर को अपने सीधे कर लेंगे सब लोग। सॉरी भाई, कमर को सब लोग सीधी कर लेंगे। जो लोग अंजलि मुद्रा में अपने हाथ को रख सकते हो, मतलब नमस्कार मुद्रा में, वो अंजलि मुद्रा में रख लें। और जो नहीं तो अपने थाइज पे दोनों हाथ को ऐसा करके, दोनों ऐसा करके रख लेंगे। राइट। बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। भारतीय संस्कृति में कमर सीधी रखना ज्ञानवर्धक माना जाता है। राइट। आप बिल्कुल सीधा रखिए इसको। चेयर छोड़ दीजिएगा पीछे से, सीधे बैठेंगे। बहुत ही शालीनता से आंखों को बंद कर लेंगे हम लोग। मैं योग प्रेयर को पढ़ना शुरू करूंगा, उसके बाद ओम शांति शांति पे वेलकम बैक फिर बाद में करूंगा। तो आप लोग अपनी आंखों को बहुत ही शालीनता से खोल लेंगे। अब मैं योग प्रेयर शुरू करता हूं अपने। ओम वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शंखचक्र असिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ओम शांति शांति शांति। वेलकम बैक। बहुत ही शालीनता से, मुलायमियत से अपनी आंखों को खोल लेंगे। अंजलि मुद्रा से अपने हाथों को हटा लेंगे। मैडम जागृति से मैंने अभी कहा कि बहुत देर हो गई है, 1:45 बज गया है और अभी सर का छोड़ने का कोई मन नहीं है कयूम साहब का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसको हम लोग कल शिफ्ट कर दें? तो आप लोगों की मुस्कुराहट बता रही है कि आप कल नहीं आते।
राइट। फिर मैंने कहा कि अच्छा लंच के बाद कर लें, तो मैडम बोली कि वो फिर सो जाएंगे सब लोग, नींद आ जाती है। तो मैंने कहा फिर तो हम अभी पुष्कर भाई अभी कर देते हैं जो करना है, राइट। लेकिन मैंने मैडम से एक बात कही, मैंने कहा मतलब एक बात पूछी मैंने कि क्या सबका लंच है, तो कह रही है हाँ है। मैंने उनसे पक्का कहा, मैंने कहा क्या पक्का है, तो कहा हाँ पक्का है। मैंने कहा सच में, तो कह रही है हाँ है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतनी भूख के बाद भी अगर लंच ना मिले तो क्या फ़ायदा फिर यहाँ बैठने का, हम अपने घर जाएं, राइट। तो लंच मिलेगा सब लोगों को, आप लोग पहले से इनवाइटेड हैं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों से, राइट। ये हमारी एक अर्नेस्ट अपील है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ भी देखा सुना, यहाँ मतलब मेरे सब दोनों सीनियर्स थे स्पीकर्स जिन्होंने आपसे बात करी और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने जिस तरीके से रखी, तो जाहिर सी बात है मैं उनके सामने बहुत बच्चा हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन जो बातें उन्होंने जितनी भी करी वो सारी बातें उन्होंने जो है वो आखिर में कहीं ना कहीं लपेटा इस बात के ऊपर कि पूरा विश्व है परेशान, मतलब जिसको कहते हैं ना उर्दू में लब्बे लुबाब, कि है परेशान इंसान, सारे इंसान परेशान हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि हर इंसान जो है वो डरा हुआ है आजकल, हर इंसान डरा हुआ है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, कल को इनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होगा कोई 45 लाख रुपए दे करके इनके पोटेंशियल को छीन करके ले जाएगा, कोई दूसरा जॉब करने लग जाएगा। हर पेरेंट्स डरे हुए हैं। मेरा बच्चा यहाँ से बनारस गया है, यहाँ से चेन्नई गया है, यहाँ से अमेरिका गया है, हर पेरेंट्स डरे हुए हैं यार कि मेरा बच्चा पहुँचा कि नहीं पहुँचा। मैं अपने कितने स्टूडेंट से कहता हूँ तो कि क्या हुआ सफ़र के दौरान, बस समझने के लिए, तो कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो पता नहीं क्यों इतनी परेशान हो गई हैं कि हर 2 घंटे बाद फ़ोन करती हैं। और क्या, मैंने कहा क्या कहती हैं, तो खाना खा लिया, रात में 1:30 बजे कह रही है खाना खा लिया, सुबह 4 बजे कह रही है खाना खाया था ना ठीक से। अरे भाई सोने दो ना मुझको। नहीं, उनको मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स को, वो माँ की परेशानी है कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया में उसको भरोसा नहीं है कि मेरा बच्चा या बच्ची सही खैरियत के साथ वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। वो आपकी कुशलता जानने के लिए बस फ़ोन कर रही है कि आप ठीक ठाक हो या आप नहीं हो, खैरियत से हो या नहीं हो, बस वो इस बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी, और ये हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया की मतलब पूरे दुनिया की इंसानियत के साथ ये प्रॉब्लम है। आप कितनों ही साइंस एंड डेवलपमेंट कर लो, आप कितनों ही जो है वो मार्स पे चले जाओ, सूरज पे जाने की तैयारियां कर लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक इस डर से आप नहीं हटोगे, जब तक अभी बात आई थी परोपकार की, जब तक ये आप करोगे नहीं, जब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। सैलरी चाहे आपकी 2.5 लाख रुपए महीना हो, चाहे 20 लाख रुपए महीना हो, चाहे कई करोड़ रुपए सालाना हो, सुकून नहीं मिलेगा आपको, राइट। सुकून, जहाँ तक मैं समझा हूँ, पिछले 20 साल से मैं स्टूडेंट हूँ योग का, मैं योग के कुछ प्रिंसिपल्स आपके सामने रखूँगा, कुछ, पूरा नहीं, यानी 250 घंटे की तो वर्कशॉप है हम लोगों की योग की। मैं उसमें से बहुत छोटा सा एक सेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपके भी समझ में आएगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखिए, बुद्धि से आप साइंटिफिक डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे कर लोगे, नो डाउट, लेकिन इसी बुद्धि का एक और काम भी है जिससे आप रिसर्च करते हो, साइंस एंड डेवलपमेंट करते हो। पता है क्या, कि ये हर चीज़ को काट काट के, तोड़ तोड़ के समझती है, एज ए होल समझ ही नहीं पाती। आप मुझे यहाँ की रामपुर की कोई भी एक डिश बनाना सिखाओगे तो एज ए होल सिखा ही नहीं पाओगे, ना सिखा पाओगे ना मैं सीख पाऊंगा, आपको उसको स्टेजेस में तोड़ना पड़ेगा, राइट। इंसान की ये अकल जो है ये आपको टुकड़ों में तोड़ती है। सोशियोलॉजी के सर बैठे हैं हमारे पुष्कर भाई, इसने जो है कि इंसान किन किन डिफरेंट कैटेगरीज में बटा है, तो इसने कहा कि ये हिंदुइज्म में है, मुस्लिम है, ऐसा है वैसा है, ऐसे करके बटा हुआ है। इसको बांटना आता है, इसको जोड़ना नहीं आता, अकल जोड़ नहीं पाती। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप सर हमारे बायोकेमिस्ट्री के, आप इनके पास एक पत्ती ले जाओ, इनसे पूछो पत्ती का कंपोजिशन, तो ये सूंघेंगे, मसलेंगे, उसको जो है वो अपने उसमें चलाएंगे, वो घुर्र से चलता है। सर क्या होता है सर वो घुर्र से चलाएंगे,
है ना। उसके बाद शाम को आपको बता देंगे कि इसमें इतना प्रोटीन, इतना ये स्मेलिंग फैक्टर, इतना ये, इतना ये, इतना ये, सब कुछ बता दिया उन्होंने। अब मैंने कहा सर मेरी पत्ती वापस कर दो, तो ये जोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ दी, तोड़ करके ये अकल तोड़ देती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती है, लेकिन अब ये हिंदू और ये मुस्लिम जोड़ेगा कैसे? जोड़ नहीं पाई, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो भी है XYZ जितनी भी है, राइट। अकल के अलावा आपको परमेश्वर ने योग नाम की एक चीज दी। योग का मतलब ही है जोड़। मैथ्स किया ना आप सब लोगों ने हाई स्कूल तक, 2 और 2 का जोड़ योग कितना होता है, राइट। उसको जोड़ना, ये जोड़ना जो है ये आपको योग सिखाएगा। और योग के भारतीय संस्कृति में 33 स्क्रिप्चर्स हैं। 33 स्क्रिप्चर्स में से 2 आधारभूत हैं, फाउंडेशनल हैं। एक महर्षि पतंजलि का योग सूत्र और दूसरा योगेश्वर श्री कृष्ण की भागवत गीता। ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक योग की पुस्तक है। मात्र 700 श्लोक हैं। अरे यार पढ़ लो ना उनको, इतना टाइम लगा लो, रोज 1 श्लोक पढ़ो तो 2 साल लगेंगे ना, समझ लो। आपको 700 श्लोकों में एक जगह भी ये नहीं दिखेगा कि ये हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। हमने और आपने उसको धार्मिक ग्रंथ बनाया, अदरवाइज वो सोसाइटी का ग्रंथ है यार, पूरी मानवता के लिए है। आपको मालूम है योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसमें? समाहा सर्वेषु। ओ बाबा, इससे बड़ा स्टेटमेंट तो कहीं मिलेगा नहीं। समाहा सर्वेषु, सारी जगत को एक नजर से देखना। आप बताओ इसमें कहां हिंदुओं का धर्म है, कहां उनका धार्मिक ग्रंथ है? सबका है। ये हमारी कमजोरी है, हम जो है वो अपना बना के रख लेते हैं। मुसलमानों के पास कुरान है, 6000 के अराउंड जो है, प्लस माइनस कह रहा हूं मैं आपसे, 6000 जो है वो उसके अंदर वर्सेस हैं, आयतें हैं। आप उसमें से जो है वो एक आयत भी चैलेंजिंग, एक आयत भी आप उसमें दिखाओ जो कहती हो कि ये मुसलमानों की किताब है। वो कहती है समस्त मानव जाति की किताब है। अच्छा, फिर मुसलमानों ने कहा कि उसको बपोती बना लिया अपनी। अच्छा, जब मुसलमानों ने अपनी बपोती बनाया तो हिंदूज ने अपनी बपोती बनाया, तो फिर क्रिश्चियंस ने अपनी एक बाइबल बना ली, और जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब एक अपना बना लिया, एक अपना बना लिया, सब अपना अपना लेकर के बैठे हैं। अच्छा, जब सब अपना तेरा और मेरा करोगे तो जोड़ नहीं हो पाएगा। क्या घर में ऐसे ही रहते हो तेरा मेरा करके? नहीं, ये समस्त मानव जाति की किताबें हैं। इसको ऐसे ओपन छोड़ दो सबके लिए, सबको इनवाइट करो, सब पढ़ लो, मेरा क्या है इसमें, राइट। योग आपको वो सुकून, वो सारे सॉल्यूशंस आपको दे सकता है जो सारे सॉल्यूशन आपको दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेंगे। मैं तो मतलब बहुत, वैसे अब तो बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है मुझको ये कहने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा साइंटिस्ट हमारे सामने बैठा है, कि अगर ज़रूरत पड़े तो सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को पूरी दुनिया यहीं रोक दो, और कम से कम पहले जोड़ की नीतियों पे काम करना शुरू कर लो अगले 50 साल, ताकि मानवता एक जुड़ जाए। एक बार जुड़ जाए, वरना होगा क्या? वर्ल्ड वॉर 1 में 10 मिलियन जाने गई, वर्ल्ड वॉर 2 में 50 मिलियन गई, वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 तक 27 साल का डिफरेंस है। ये 50 मिलियन क्यों हो गई भाई? टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी ना, दूर से मारने की क्षमता बढ़ गई थी ना। एटम बॉम्ब 70 साल से आज तक डीएनए डिफेक्टिव पैदा कर रहा है जापान के अंदर। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा टूट रहे हैं या ज्यादा जोड़ रहे हैं? अच्छा, जीवन का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे उस सिद्धांत पे हम और आप सब लोग जीवन गुजारते हैं कि जो चीज हमारे जीवन के लिए ज्यादा नुकसान की होती है और कम फायदे की होती है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो ज्यादा फायदे की होती है और कम नुकसान की होती है उसको ले लेते हैं। आज सारे बुद्धिजीव बैठें और सोचें टेक्नोलॉजी से क्या ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या मानवता का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मानवता की बात कर रहा हूँ, मेरा इंडिविजुअल फ़ायदा हो सकता है, इनका हो सकता है, आपका हो सकता है, सर का हो सकता है, आप में से किसी का इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है। क्या इंसानियत का फ़ायदा हो रहा है? तो हाँ, हो रहा होगा,
बहुत सारे सर दे देंगे ऐसे, लेकिन ओवरऑल देखने की ज़रूरत है हमको कि 10 मिलियन से 50 मिलियन हो गए और अब तो कोई बात ही नहीं है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि योगेश्वर श्री कृष्ण के संदेशों में योग में उन्होंने हमको और आपको जुड़ना सिखाया है। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, कहीं कहीं एग्जाम्पल आ गया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कहीं बात कर दी है उन्होंने, लेकिन असल मकसद उनका वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। उनका मसला है कि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे जुड़ेगा, सर्वमहा सर्वेषु कैसे हो जाएगा ये, राइट। कोई भी चीज़ बिना रेफरेंस के हमें समझ में नहीं आती है। मैं आपसे पूछूं ये हाथ छोटा है या बड़ा, आप लोगों में बहस हो जाएगी, लट्ठम लट्ठा हो जाएगी, खून खराबा कर दोगे, मगर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि ये छोटा है या बड़ा। अभी मैं 10 साल के बच्चे का हाथ लगा दूं, अभी विद इन लेस देन सेकेंड आप जो है फैसला करोगे ये हाथ बड़ा है। अभी खली सर का हाथ लगा दूं इसके साइड में तो आप कहोगे ये हाथ छोटा है। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बिना रेफरेंस के कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती, संदर्भ होना चाहिए, राइट। सवाल ये है हमारे सामने कि रेफरेंस ऑफ लाइफ क्या है। इंटरनेट पे सर्च करो, व्हाई आई एम हियर, हु एम आई, व्हाट आई हैव टू डू, फॉर व्हाट आई हैव बीन सेंट ऑन दिस प्लैनेट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डालो, लाखों की तादाद में आपको आंसर्स ऐसे करके पेजेस मिलेंगे, राइट। आंसर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सर्चेस हो रही हैं, लोग परेशान हैं कि इतने लेवल पे चले गए, अब क्या, इतना पैसा कमा लिया, बच्चे सारे सेट हो गए, एक उम्र के टाइम आता है, अब क्या, क्यों? क्योंकि रेफरेंस ऑफ लाइफ हमारी आपके जीवन से ऑल टुगेदर मिसिंग है। सब लोग, क्या रेफरेंस ऑफ लाइफ है? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। दुनिया की हर चीज इंसान के फायदे के लिए बनी है, और जब तक फायदे की होती है तो आप उसको अपने पास रखते हो, जब वो फायदे की नहीं होती तो आप उसको डस्टबिन पर डाल देते हो। यही एग्जाम्पल आपके बल्ब है। ये बल्ब आपने सिर के ऊपर बिठा के रखे हैं। सिर के ऊपर बिठाना मतलब, अरे मतलब यार इज्जत देना ना, सर पे बिठा के रखा हुआ है आपने इसी बल्ब को। यही बल्ब अभी आपके काम का नहीं रह जाएगा तो क्या करोगे? डस्टबिन में फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड बचा नहीं वो। सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी भी हो रही है, फॉर व्हाट? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। इंटरनेट क्यों आया है, ये सब क्यों हो रहा है ये, लेकिन ये चीजें अगर हमारे बेनिफिट की ना रहे, हमारे अगेंस्ट ही काम करने लग जाएं तो देन व्हाट, राइट। तो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड ये जो है वो हमारी जीवन का पर्पस है। इसको साइंटिफिक पार्लेंस में इन द फील्ड ऑफ साइंस इसको जो है वो इंटेलिजेंट डिजाइन के नाम से अब हम और आप जानने लगे। हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे वो नहीं करूँगा। भारतीय संस्कृति में माया एक टर्म आपने सुना होगा, सब कुछ झूठ है। हर वो चीज़ झूठ है जो रेफरेंस टू लाइफ नहीं है, हर वो चीज़ झूठ है। और हर वो चीज़ सच है, हर वो चीज़ सच है जो तमाम इंसानियत के फायदे की है, राइट। सॉरी, राइट। अगर आपकी और मेरी ये सोच डेवलप नहीं हो पाई, इंसानियत अगर आज ये सोच नहीं डेवलप कर पाई, आप देखो हर इंसान आज इस रेफरेंस ऑफ लाइफ से मिसिंग है। सब लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जमा करने की कोशिश कर रहा है। तारक मुर्तज़ा अपने ज्यादा से ज्यादा जमा कर ले, किसी भी सेक्शन से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, अंडर टेबल आ जाए, कहीं से आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जमा करके रखेगा। चाहे पड़ोस में भूखा सो रहा है, चाहे पड़ोस में इलाज नहीं मिल पा रहा, मेरे पास जरूरत से ज्यादा जमा है। आपको मालूम है योगेश्वर श्री कृष्ण, हमने योगेश्वर श्री कृष्ण को तो टांग के रखा हुआ है वहां पर। बस माफ करिएगा, मैं कुछ बातें आपसे कुछ सख्ती की बोलूंगा, हंसी मजाक बहुत हो गया, इस वक्त मसला सीरियसनेस का है। अभी भाई ने बात करी ना आपसे, क्या कि इंसान विलुप्त हो जाएगा जल्दी। हमने भगवान श्री कृष्ण को वहां टांग के रखा हुआ है। वो क्या कह रहे हैं? निर्ममा, जितना जरूरत से ज्यादा है सब खाली करो, सब समाज में वापस करो। हमारा आपका क्या है? सेवा प्रैक्टिस, जरूरत से ज्यादा सारा बचा के रख लो, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, कितनी लिमिट है? पता नहीं है कितनी लिमिट है। भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर थे वो, योगेश्वर नाम है उनका, उपाधि मिली हुई है उनको, योगियों के सबसे सुप्रीम योगी, राइट।
उन्होंने हमको और आपको आदेश दिया हुआ है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। सबसे ज्यादा मेरे करीबी कौन है? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको तो हमने टांग के रखा हुआ है, बस सुबह में एक बार ऐसा कर लेते हैं, ये उनका मकसद ही नहीं है, राइट? सबसे ज्यादा मेरा करीबी कौन है? हम लोग अपनी लाइफ खुद चेक करते चले। मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवद गीता के अंदर उन्होंने कहा सुखम व यदि व दुखम, जो दूसरों के सुख को अपना सुख समझता हो, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता हो। मैं कह रहा हूं तारिक मुर्तजा कितना दूसरों का दुख समझ रहा है और कितना दूसरों का सुख समझ रहा है? नहीं समझ रहा। इसे कपिल शर्मा कहते थे बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, ऐसा ही कर दी जिंदगी यार हमने अपने आप की। अब देखो ना उसका रिजल्ट क्या है, सब परेशान बैठे हो, है नहीं? पॉलिटिक्स ऑफ प्लेंटी है हमारे यहाँ, खाना है कम, पब्लिक है ज्यादा, लुटस तो मचनी है। वेस्टर्न कंट्रीज की बड़ी तारीफ करते हैं हम और आप, उनके यहाँ प्लेंटी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी है। उनके यहाँ ट्रेन में 75 सीटें हैं, 40 चढ़ने वाले हैं बस, और वही सब खाली हैं। आप बताओ क्या धक्का मुक्का होगी उनके यहाँ? हम कहते हैं वो बड़े मुहज्जब हैं, बड़े तमीज़दार हैं, ऐसे लाइन में जाते हैं, ऐसे करके चलते हैं। हमारे यहाँ तो छत से चला जाए कि टॉयलेट की सीट से निकल जाए पता ही नहीं चलता। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो हैं वो ये सारी चीज़ें अगर रेफरेंस ऑफ लाइफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। दूसरी चीज़, योग की चीज़ को आपको समझना हो तो कॉमन सेंस बेस्ड बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेज ऑन स्टेज बैठ के किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने किसी की बात कुछ भी मान ली, नहीं। कॉमन सेंस बेस्ड मतलब सबके समझ में आनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। जैसे प्यास लगी है तो क्या पीना चाहिए, ये कॉमन सेंस बेस्ड आंसर है इसका। कोका कोला इसका कॉमन सेंस बेस्ड नहीं है, राइट? कॉमन सेंस बेस्ड बात होनी चाहिए। योग की जो भी बात हो, जाहिर सी बात है बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत जल्दी में हूँ मैं, आप भी सब लोग जल्दी में, लेकिन फिर भी हम लोग जो कुछ भी देखेंगे उसको इस नज़र से देखेंगे कि वो कॉमन सेंस बेस्ड है या नहीं है। दूसरा जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी लाइफ में एप्लीकेबल भी होनी चाहिए चीज़। ऐसा ना हो कि वो हम कहीं किसी और परले दर्जे की कोई बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो है वो साइंटिफिक डिस्कवरीज से वो प्रूवन भी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें थ्योरी होती है ना, तो थ्योरी यहाँ से शुरू होती है और यू टर्न लेके ऐसी चली जाती है, सारे रिसोर्सेज ख़राब हो जाते हैं, सब कुछ ख़राब हो जाता है। नहीं, फैक्ट होने चाहिए। योग की अगर ये 4 चीज़ें आप आपस में मिला लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि योग जो है वो आज की दुनिया में कितना ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि इंसान को विलुप्त होने से बचा सकता है तो सिर्फ योग बचा सकता है, शांति दे सकता है तो सिर्फ शांति योग दे सकता है। इसके अलावा कोई और वो नहीं है। ताली मत बजाइए, हमें सोचना है। आपकी तालियों से मैं कोई चढ़ा नहीं जाऊंगा कहीं झाड़ के पेड़ पे, मैं ऐसे ही बोलूँगा। अच्छा लगे आपको तो, बुरा लगे आपको तो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन ऐसे ही बोलने का अंदाज़ है मेरा। क्योंकि हमें जो है वो थोड़ी सर्जरी चाहिए। हम कहीं लिपटा लिपटी में बहुत कहीं कुछ और से और हो गए, राइट? ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ सकती जब तक कि हम ये ना इस बात का यकीन कर लें कि हमें जहाँ से भी सच्चाई मिलेगी, सत्य मिलेगा, हम वहाँ से ले लेंगे। अभी मालूम है कई बार क्या होता है, पूरे भारत के भ्रमण पे मैं कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, मैसूर तक पहुँच पाया, मैं नहीं जा पाया, फिर छुट्टियाँ मेरी ख़त्म हो गई, मैं वापस आ गया। कई बार मुझे सुनने को मिला कि यार बातें तो ठीक कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, भगवद गीता का उच्चारण भी बड़ा अच्छा था, समझ भी बड़ी अच्छी थी, प्रैक्टिकल भी था, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एप्लीकेशन भी था, लेकिन यार एक मुसलमान, सब डस्टबिन में डाल दिया उसने, खत्म हो गया ना सब। इसे कहते हैं अहंकार। यार वो पंडित जी आए थे, पंडित जी यार क्या गजब की तिलावत कर रहे थे कुरान की, और यार क्या कुरान पढ़ रहे थे, और क्या उनका तलफ़ुज़ था, क्या प्रोनाउंसिएशन उनका था कुरान का। और वो अरे लेकिन यार हिंदू थे, टीका वीका लगा हुआ था, सब डस्टबिन में डाल दिया। मतलब हमें समझना होगा कि सच्चाई हमें वहाँ से लेनी है जहाँ से मिल जाए। मंदिर के चबूतरे से मिलेगी हम लेंगे, मस्जिद के चबूतरे से, गुरुद्वारे के चबूतरे से, हमको चर्च के चबूतरे से मिलेगी, हम वहाँ से सच्चाई को लेंगे।
अगर आप ये काम कर पाएंगे, मैं ये काम कर पाऊंगा। हमें ऐसे यूथ, ऐसे लोग, बड़े सब चाहिए हैं जो जहां से सच्चाई मिले सच्चाई को ले लें। इससे बहस नहीं है वो सच्चाई आई कहां से। सॉरी जरा राइट, दुनिया ऐसी थी पूरी। पेंजिया आप उधर देख रहे हैं, पूरी दुनिया, शुरू की बात मैं कर रहा हूं कि ऐसा पूरा एक होल था। फिर उसके बाद वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी, आप में से जो ज्योग्राफी के लोग हैं वो जानते होंगे, पानी जो है ज़मीन को काट देता है। आप अपने लोकल स्तर पर देखें, पानी काट देता है, कॉन्टिनेंट्स को भी काट देता है, लेकिन लाखों करोड़ों साल में काटता है। धरती उसने काट दी, अब धरती ऐसी हो गई। शुरू में जिस वक्त ऐसा था तो ये गोंडवाना लैंड, इधर असल में पॉइंटर हम लोग भूल आए, इसकी वजह से आपको शायद थोड़ा सा परेशानी होगी। ये गोंडवाना लैंड, ये तो नाम ऐसे अलग से लिख दिए हैं सिर्फ डिपिक्ट करने के लिए कि किधर क्या था। अदरवाइज ये पूरा एक लैंड था, पूरा एक पीस था। उसमें अफ्रीका भी बसता था, वहीं अफ्रीका भी, जिसको आज हम अफ्रीका कहते हैं, उस वक्त अफ्रीका नहीं था, वो एक लैंड था। वहाँ इंडिया भी थी, वहाँ सऊदी अरेबिया भी था, ये सब एक लैंड था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी के तहत ये सब टुकड़े टक 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 करोड़ों साल में एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, सब अलग अलग हो गए और बढ़ते चले जा रहे हैं। राइट, मैं जो असली बात आपसे बताना चाह रहा हूँ वो आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, जोलॉजी के भी कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, होमिनिड्स के नाम से हाथ उठा दिए जरा, कौन कौन लोग हैं जोलॉजी वाले? हाँ, ताकि मुझे थोड़ा डर लगे कि मैं सही बात बोलूँ, गलत ना बोल दूँ कहीं। राइट, थैंक यू। राइट, आमतौर से गलतफहमी थोड़ी सी, जब मैंने लिटरेचर पढ़ा और इसको समझने की कोशिश की, एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि मतलब कहीं गलती हो गई हमसे किताबों में लिखने से। क्या गलती हो गई? गलती हो गई कि हमने कहा कि ह्यूमंस केम ऑन दिस प्लैनेट इन दिस ईयर। ह्यूमंस नहीं, होमिनिड्स, ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स। अरे ह्यूमन तो वो होता है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी हो यार, समझने की कोशिश करो। होमिनिड्स वर एज गुड जानवर एज शेर, एज लगड़बग्घा, जैसे चिंपैंजी, ह्यूमन लाइक क्रिएचर, होमिनिड है ना, उसका बहुत छोटा सा फॉर्म है बंदर, ह्यूमन लाइक। राइट, अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ह्यूमन लाइक क्रिएचर कैसे थे, कितने बहुत सारे थे। ये सब ह्यूमन लाइक दिख रहे हैं ना आपको? अपने घरों में ऐसे ही हम अपने बच्चों को कंधों पे लेकर के टहलते हैं, जैसे ये टहल रहे हैं, ह्यूमन लाइक। लेकिन होमिनिड्स हैं, ह्यूमंस नहीं है ये। राइट, हिस्टोरियंस बताते हैं कि पिछले 1 लाख सालों में जो है वो ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स 3 रह गए थे। कुछ कहते हैं कि 7 तक थे, हम कहें 7 तक थे, मान लो 7 थे, 3 थे, इससे बहस नहीं है। राइट, मैं यहाँ हम 3 का जिक्र करेंगे ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ टाइम। एक तो डेनिसोवन है, जो जोलॉजी के लोग हैं वो जानते हैं, वैसे हम लोग अपनी थोड़ी सी ज्ञान वृद्धि कर लें। डेनिसोवन है, दूसरे निएंडरथैल है, ये लेटेस्ट है। राइट, ये बड़े पावरफुल लोग थे, सॉरी लोग नहीं थे, बड़े पावरफुल जानवर थे। बोल्डर्स, बड़ी चट्टानें ऐसे उठा के कई मीटर ऐसे फेंक देते थे। इनकी आपस में द्वंद्व चलता रहता था, एक दूसरे को जैसे करते हैं जानवर, वो चलता रहता था वो सब। हम भी जानवर से कम नहीं है, हमारा भी द्वंद्व चल ही रहा है खूब, है ना। पड़ोसी के घर में एक फूल झाड़ू एक्स्ट्रा आ गई है तो हम परेशान हैं। हाँ, जानवर कैरेक्टरिस्टिक है यार, इंसानों वाली कैरेक्टरिस्टिक है। घर में है तो 2 झाड़ू पहले से मौजूद, एक गाड़ी है तो फिर क्या लानी, नहीं साहब। बहरहाल वो कहानी डिफरेंट है, फिर कभी हम लोग बात करेंगे। एक जो है वो हम आए, हम भी वहीं थे। मैंने इनका नाम ढूंढा, ये श्रीमान नहीं है, ये श्रीमान तो मतलब मैंने फोटो लगा दिया ऐसा ही है ना। इनका भी मैंने नाम ढूंढने की कोशिश की, डेनिसोवन, निएंडरथैल, ऑस्ट्रेलोपैथिकस टाइप, ऐसा कुछ तो मिला नहीं मुझको। इनका नाम जो है वो होमोसेपियन ही मिला मुझे हमेशा। राइट, एनी हाउ ये जो हैं, ऐसी मैंने एक फ़ोटो लगा ली है समझने के लिए कि और मॉडर्न हो गए, है नहीं। वरना ये सब ह्यूमन लाइक क्रिएचर हैं। आप इनको थोड़ी देर 2-4 घंटे ब्यूटी पार्लर ले जाओ तो देखो ज़रा कैसे निकल के आएंगे सभी, पहचान नहीं पाओगे। भतेरे वाइस चांसलरों से अच्छे होंगे और भतेरे मुझ जैसे प्रोफेसरों से अच्छे होंगे, इनके ऐसे चमकीले से निकल आएंगे बाहर। राइट, एनी हाउ राइट, ये जो होमोसेपियन था ना,
ये इसने जो है वो डेनिसोवन और निएंडरथैल दोनों को ख़त्म कर दिया, मतलब धरती से एक्सटिंक्ट कर दिया इसने। आपस में लड़ाई भड़ाई करते ख़त्म। अबे बड़ा मतलब इतने ताकत, और ये छोटे छोटे बौने से उनके सामने, जैसे होते हैं ना वो लिलीपुट, और उसकी सुनिए ना रॉबिन हुड की कहानी कि लिलीपुट में बांध दूंगा तुझको, ये ऐसे थे लिलीपुट से हम और आप उनके सामने। लेकिन इनको जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि इनको कहीं से एक डिवाइन स्पार्क मिल गया, इन्होंने उन दोनों को ख़त्म कर दिया आइडिया लगा के। वो तो बोल्डर ऐसे फेंकते थे, ये बोल्डर को ऐसे खिसका खिसका के पहाड़ पे ले जाते थे और वहाँ से लुढ़का देते थे, ये सब खत्म हो जाते थे नीचे। ये आइडिया, और एक आइडिया से दूसरा आइडिया और दूसरे से 5 आइडिया नए बना लेना, ये सिर्फ हम इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक है, किसी जानवर की नहीं है। पेड़ के किनारे पे फल लटका हो, बंदर बहुत भूखा बैठा हुआ है, सब कुछ कर लेगा, मगर उसको इतनी समझ नहीं आएगी कि कमबख्त पास में ही डंडा पड़ा हुआ है, उठा के टक से ऐसे मार ले, क्योंकि वो आइडिया जनरेट नहीं कर सकता। कोई भी जानवर आइडिया जनरेट नहीं कर पाता, इंसान आइडिया जनरेट कर लेता है। इन श्रीमान के पास, होमोसेपियन के पास कहीं से वो डिवाइन स्पार्क, आइडिया जनरेशन कैपेसिटी, वो कहीं से इनके पास आ गई। इसको योग की भाषा में चित्त कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने, चित्त, राइट, इसको चित्त बोलते हैं, राइट। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, मैंने बोला ना साइंटिफिक, उससे भी वेरीफाइड होती रहे चीजें। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन 70,000 साल पहले इंसानों के पास ये आ गया, ये चित्त, जिससे वो मल्टीटास्किंग काम करने लग गया, मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी उसके अंदर जनरेट हो गई। अभी देखो आप क्या होता है, आप कुछ एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करते हो आज, तो आज की पढ़ाई कैसी हो गई है, मोबाइल और किताब दोनों साथ में, राइट। आपने देखा जिवामी का ऐड आ गया नीचे, अच्छा आपने कहा यार हाँ इतनी देर हो गई पढ़ते हुए, एक तो आपने जिवामी का ऐड देखा, फिर दिमाग में आया कि यार एक लाल सैंडल चाहिए थी, पीला जूता चाहिए था, तो आपने पीले जूते पे क्लिक किया, फिर बंद किया, याद आ गया कि अरे नहीं यार हम तो एग्जाम्स के लिए बैठे हैं, है नहीं, वापस आ गए। अच्छा इतनी देर में एआई ने पीछे काम किया कि लाल जूते एक्टर्स ने कहाँ कहाँ देखे, कहाँ कहाँ पहने, पीले जूते कहाँ कहाँ पहने, उसने वो फिल्म चलानी, ऐड चलाने शुरू कर दिए वो से वाले। 1.5 घंटे के बाद पता चला आप बैठे मोबाइल देख रहे हैं, अम्मा जब अंदर आई कमरे में। तो ये मल्टीटास्क, मल्टी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी है, एक से दूसरा आइडिया, दूसरे से तीसरा आइडिया, तीसरे से 10वां आइडिया, ये हम इंसानों की खासियत है। मैं से बताना इतनी सी बात आपको चाह रहा था, राइट। अब सवाल ये हुआ कि सबसे पहला इंसान आया कहाँ है। मैं फिर कह रहा हूं वही प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है अफ्रीका में आया, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में आया, कोई कह रहा है अमेज़न के जंगलों में पहुंचा हुआ है, कोई कह कनाडा में है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स एंड ह्यूमंस में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं हम। ये प्रॉब्लम हो रही है आज की साइंस को, ये उनको इस लाइन पे समझना शुरू कर दें, अभी थोड़ी दिनों में कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। मैं चूंकि योग का पिछले 20 साल से स्टूडेंट हूँ, सारे ग्रंथों को, सारी हिस्ट्री की किताबों को, एंथ्रोपोलॉजी को, सबको मैं सोशल ग्रंथ मानता हूँ और वैसे ही उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझको कुरान के अंदर जो है वो एक रेफरेंस मिला, उसमें कहा गया, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब नीचे उतरो। पहला इंसान जो था उससे कहा कि तुम सब के सब नीचे उतरो, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे पहले इंसानों में से, उसकी औलादों में से, तुम सब नीचे उतरो, जाओ नीचे। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा गया कि उनको ज़मीन के किस हिस्से पर भेजा गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि उनको सबसे पहले हिंद की धरती पे भेजा गया। आज भी अरब कंट्री, अरब लैंग्वेज में इंडिया को हिंद के नाम से कहते हैं। आप में से जो लोग अगर अरब कंट्रीज़ में गए हों, चाहे जॉब करने गए हों, चाहे हज करने, तीर्थ यात्रा पे गए हों, चाहे कैसे भी, पासपोर्ट पे लगता है अल हिंदी। अल हिंदी मतलब द हिंदुस्तानी, द भारतीय, उनकी लैंग्वेज है अपनी। हिंद की धरती पर सबसे पहला आदम को भेजा गया। भारतीय संस्कृति में भविष्य पुराण के अंदर हमको मिलता है आदमो नामा पुरुषः, उस पुरुष का नाम आदम था, पत्नी हव्यवती था, और उसकी पत्नी का नाम हव्या था। अब मैं यहां कह रहा हूं, यहां जितने मुसलमान बैठे हैं वो कहेंगे वो आदम तो हम कहते हैं,
ओ हव्या, हव्वा, ये तो हम कहते हैं उनकी पत्नी का नाम। यही तो प्रॉब्लम हो गई है। तेरा मेरा के भाव में बांट दिया लोगों ने अपनी सेल्फिश एटीट्यूड में, ताकि मेरा वोट बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरी कॉरपोरेट हाउस बढ़ जाए। हम लोग बटे हुए हैं उसमें, राइट। आदमो नामा पुरुषः पत्नी हव्यवती तथा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदम सबसे पहला इंसान, होमिनिड नहीं, सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान से चला, भारत में आया, हिंद में आया, सबसे पहला इंसान, राइट। पूरा देश हमारा और आपका, ये समस्त मानव जाति की मदर है। यहां हर कंट्री अपने को कहती है मदरलैंड, लेकिन यहां जिस जोश से एक नारा लगाया जाता है भारत माता की जय, वो नारा दुनिया में कहीं मिलता नहीं है। मतलब वो जोश भी नहीं मिलता। सब मदरलैंड कह के छोड़ देते हैं, मदर कंट्री कह के छोड़ देते हैं। यहां मिलता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में ये चीज़ घुसी हुई है कि पूरी मानव जाति इस भूभाग से शुरू हुई है। समस्त मानव जाति यहां की औलाद है। यहां भारत यहां की मां है। यहां से इंसानियत ने आगे डेवलप होना शुरू किया है। होमिनिड्स ने नहीं, होमिनिड्स तो खत्म करके आए थे। ये इंसान, हम उसी की औलाद है, जिसको हम कहते हैं ना परम पूर्वज माता पिता हमारे एक ही हैं, है नहीं, वो इंसान एक ही। मूल निवासी का बड़ा पिछले कुछ सालों में चर्चा सुनी होगी आपने, है ना। आप देखो ना, समस्त मानव जाति, हर देश यहां का पुत्र है, यहां का निवासी है। इंडियन ओरिजिन है सबका, क्योंकि ये माता है उसकी यार। अब ये इंफॉर्मेशन लेकर के हम और आप दुनिया में ना टहल पाएं तो दंड तो मिलना है। रहो डर में। कुछ लोग पावरफुल हैं, 1%, वो आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए कानून बनाते रहते हैं। हम और आप उसी में ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। जीवन गुजर जाता है, चले जाते हैं। कानून ऐसे ऐसे बना देते हैं कि पीछे 10 साल पहले से लागू है साहब। ये लो, सैलरी की रिकवरी हो गई। होता ही नहीं होता भाई ऐसा। हम टीचर अपना अब उसमें लगे रहते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे सिंपल सी, कि सब जो है ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। विश्व को शांति मिल नहीं सकती जब तक सर्किल जहाँ से शुरू हुआ है वहीं ख़त्म ना हो जाए। जब ये पूरा विश्व यहाँ हिंदुस्तान से आके मिलेगा, अपनी माँ से आके मिलेगा, तब उसको सुकून मिलेगा, उस बच्चे को भी सुकून मिलेगा, उस माँ को भी सुकून मिलेगा। लेकिन ताली बजाने से काम चलेगा नहीं ना। नहीं, मतलब आई एम रिस्पेक्टफुल कि आप ताली बजा रहे हो तो आउट ऑफ इमोशंस आप कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो मेरी बात को, लेकिन ताली बजाने से काम बनेगा नहीं ना। एक माँ को अपना माँ का दायित्व पहले निभाना ज़रूरी होता है, तब उसकी औलाद उसको औलाद समझती है। माँ को क्या क्या काम करने पड़ते हैं? 9 महीने पीड़ा उठानी पड़ती है। पहले वो उठाओ, मानवता के लिए पीड़ा उठाओ, क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद उनको कम से कम 2 साल उसके गीले पे सोती है, उसको सूखे पे सुलाती है। उसकी नींद जागती है, उसकी नींद सोती है, कम से कम 2 साल 3 साल ऐसे। फिर उसके बाद उसको चलना सिखाती है, फिर बोलना सिखाती है। वो तो एफर्ट्स आप छोड़ ही दो सारे। पहले माँ के इतने कर्तव्य करके तो दिखाओ। बच्चा आपको क्यों माने है कि आप मेरी माँ हो? मानेगा तब ना जब कर्तव्य दिखाओगे। इसलिए मैंने कहा था खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, कहीं हमको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी अब समस्त मानव जाति के लिए। सर हमारे कह रहे हैं कि भूख लग रही है सब लोगों को। सर को नहीं लग रही, सर तो शायद खावा है, अभी गए थे ना बाहर। राइट, अभी देखो हमारी ज़िंदगी कैसी है। मैं कह रहा हूँ आप अपने को इवेल्युएट करते चलना। पैदा हुए, बड़े हुए, खाया पिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को कहीं इधर उधर सेट किया और मर गए। अब बताओ ऐसे है कि नहीं है? यही है ना? ये तो एनिमल की लाइफ होती है। माफ़ करिएगा, ये तो जानवरों की लाइफ है यार। जानवर पैदा हुआ, अपने बच्चों का वैसे ही ख्याल रखता है जैसे आप अपना ख्याल रखते हो।
खाता पीता है, अपनी बॉडी बढ़ाता है, अपने बच्चे पैदा करता है, एंड दे ऑल्सो डाई लाइक ए हैप्पी डोंकी, है नहीं। अकबर इलाहाबादी का वो एक शेर है, मुझे बहुत शेर व शायरी नहीं आती है, शायद आप पुष्कर भाई ज़्यादा अच्छा पता है, JNU के पढ़े हुए हैं, इनकी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप में से किसी की हो। उन्होंने क्या कहा, हम क्या कहें ए अहबाब, अहबाब कहते हैं दोस्तों को, क्या कार्य नुमायाँ कर गए। अरे क्या बड़ा काम कर गए यार, क्या है वो BA किया, नौकरी मिली, नौकर मिले, नौकर हुए, पेंशन मिली, आगे का सेंटेंस आप पूरा कर लो और मर गए। यही जिंदगी है ना हमारी, चारों तरफ जीवन में यही दिख रहा है सब जगह, तो जानवरों की जिंदगी है भाई, राइट। योग आपको एक और जिंदगी देता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे कि कहीं सोचना है आपको, आप भी जल्दी में हो, मैं भी जल्दी में हूं, हम लोग नहीं बता पाएंगे। योग कहता है कि सब कुछ यहाँ नहीं खत्म हो जाता, हम कहते हैं हमारा सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है, हम मर जाते हैं, आप नहीं मरते हो यार। ये बात जिस दिन आपके समझ में आ जाएगी उस दिन आप 3 दिन तो अफसोस करोगे अपने मैं अपने बच्चे के जाने का 3 दिन तो अफसोस, मेरे बच्चे का डेथ हो गई, 3 दिन तो अफसोस हुआ मुझको, चौथे दिन से आई वॉज बैक एट माई होम वर्क विद ऑल हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि ठीक है, शरीर मर जाता है, आप नहीं मरते। आपके अंदर एक चिप लगाई गई है जिसको चित्त बोलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा ना, वो आप हो। आप कहते हो ना मेरा हाथ, मैं जा रहा हूं पुष्कर भाई के पास, मैं जा रहा हूं सर मैडम के पास, है नहीं, कहां जा रहे हैं, ये तो टांगे हैं, मैंने पिया, मैंने खाया, नहीं, ये चित्त है जो बोल रहा है, ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट की लाइफ खत्म हो जाती है। पंच तत्व से मिला है, बना है, पंच तत्व में ये खत्म हो जाएगा, राइट। योग हमको कहता है कि ये सब आगे चलता रहेगा, और कैसे चलेगा, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड करते चलेगा। अगर ऐसा किया तो दिस इज ह्यूमन लाइफ, ये इंसान का जीवन है, जो हम क्लेम करते हैं कि हम इंसान हैं। राइट। महर्षि पतंजलि ने कहा योगश चित्तवृत्ति निरोधः। यहां पे हम लोग बात खत्म करेंगे। किसी ने मोबाइल तो नहीं उठाया है, लेकिन थोड़ा सा बातचीत कर ली है, कहीं घड़ी वड़ी लगी होगी तो घड़ी देखने लग गए हैं, इसका मतलब है स्पीकर को ख़त्म कर देना चाहिए। इज्जत अपने हाथ में होती है भाई, साफ सी बात है नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि महर्षि पतंजलि, ये लास्ट स्लाइड है, इसको बर्दाश्त कर लो आप, इसको गौर से सुन लें। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योगश चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है, तो वो डिफाइन कर रहे हैं कि चित्त के अंदर वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। निरोध मतलब टू स्टॉप समथिंग। अच्छा, चित्त अभी हम लोगों ने समझा ही है, वो दैट डिवाइन स्पार्क विच वी आर। ये तो शरीर एक है, अलग है, राइट। वृत्ति क्या चीज होती है? वृत्ति जो है वो, राइट, ये वृत्त वर्ड है। वृत्त समझते ना, ऐसा गोल, सर्किल। सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक, बोलो ना यार, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो जाता है। सुबह जैसी हुई वैसी रात हो गई, कुछ नहीं सीखा। भाई सीखना है ना कुछ एक नया, राइट। ये वृत्ति है, बार बार वहीं पहुंच गए, जहां शुरू किया फिर वहीं पहुंच गए। मैं इसको कहता हूं कि रोज एक नई चीज सीखनी है, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, रोज एक कम से कम एक नई चीज तो जरूर सीखनी है, अगर आपको जानवर से अलग हट के अपने को कहना है तो। एक चीज, वृत्ति में नहीं सोना है, जैसे उठे थे वैसे ही सो गए, जैसे उठे थे वैसे ही सो गए, जैसे उठे थे वैसे ही सो गए। ये तो खासियत बकरी की है, खरगोश की है, शेर की है। 7000 साल से शेर जो है वो शेर ही है, आज तक अपने लिए टेस्ट भी नहीं डेवलप कर पाया वो कम वक्त। हमने कितने टेस्ट डेवलप कर दिए। रोड साइड आपको होटल्स नज़र आ रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने टेस्ट हमने डेवलप कर लिए। इतने घरों में नहीं बना पाती हम, मेरी बीवी नहीं बना पाती तो मैं बाहर से लेकर के आता हूँ, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वृत्ति में जीवन को नहीं गुजारना है। एज ए इंसान कम से कम रोज एक नई चीज अपने
किसी भी चीज़ से एक नई चीज़ सीख करके फिर आपको सोना है। एक एक करके आप चढ़ते जाएंगे सीढ़ी। एक टाइम आपका ज़रूर ऐसा आएगा, सारे स्टूडेंट्स का, सारे टीचर्स का, जूनियर्स चाहे सीनियर्स और चाहे हमारे वाइस चांसलर रहे हों सर, ये रोज़ एक नई चीज़ सीख रहे हैं तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सब लोग भी आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतने पेशेंस से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बातें बहुत कुछ हैं कहने को, मगर खाना मुझे भी बुला रहा है, आपको बुला रहा है। थैंक यू वेरी मच। हमारे वैसे रज़ा कॉलेज की ये रिवाज रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मरते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आप सर मुसीबत ये है कि आप बार बार खाने की बात कर रहे हैं, बार नहीं, मैं उन क्वेश्चन से भागना चाह रहा हूँ ना। भूख इतनी ज़्यादा खाने पे बात करेंगे। एक सवाल मुझे पूछने की इजाज़त दे दीजिए मैडम, सिर्फ एक सवाल। मतलब पिंडारा खोल दीजिए, ये कह रहे हैं पिंडारा खोल दीजिए। दिल से ज़बान पर ले आइए सर, लेकिन सच में भूख बहुत सब क्या ये जो आपने कहा, ये नोवान हरारी की जो पुस्तक में जो उसका पूरा डिफाइन किया गया है, ये सारे आदमी जो है 700 साल 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि बहुत पुरानी ये संस्कृति है, बहुत पुराना मानव है और बहुत पुराना ये जो है सब कुछ है, लाखों साल पुराना। क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ होती है कि हम कह रहे हैं लगातार, है ना। देखिए, जैसे वीके भाई ने कहा एक बात कि पहले ऐसा हुआ करता था, फिर साइंस ने जब डेवलप करके दिया, सर ने कहा बादाम, फिर डेवलप करके दिया तो माना ना, राइट। युval नोआ हरारी एक हिस्टोरियन है, बहुत एमिनेंट हिस्टोरियन है, प्रैक्टिकल हिस्टोरियन जिसको बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी का हिस्ट्री का आदमी है वो। उसने साइंटिफिकली प्रूव करके कुछ चीज़ें आपके सामने रख दी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी हज़ारों साल पुरानी बातें कही जा रही हैं, उनको अगर वो कल साबित हो जाएंगी तो इसकी बात ख़त्म हो जाएगी, तो हम तो फिर भी एडवांटेज में ही रहेंगे ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वहाँ जो पुरानी बातें होती चली आ रही हैं, उसमें से कुछ अभी साबित हो पाई हैं, कुछ साबित नहीं हो पाई हैं। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। ये अलीगढ़ में पूछना था, वहाँ रह गया था, इसलिए आज पूछा। अच्छा, इसलिए आज पूछ लिया। नहीं वाह, हाँ पूछते तो मैं कूट देता है इनको। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर।